हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड बिहार के भविष्य का प्यारे प्यारे शिक्षक। आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए, और यदि आप लोगों का मैथ्स और रीजनिंग कमजोर है, अभी तक कहीं से प्रैक्टिस नहीं किया है, या चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा मार्क्स मेरा आ जाए, तो और प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है। तो जो ये बुक से हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये बुक यदि आपके पास है तो प्रैक्टिस से स्टार्ट कर दीजिए। यदि मेरे साथ कीजिएगा तो ऐसा कंसेप्ट आपको हम सिखाएंगे कि मैथ और रीजनिंग में आपका कोई भी नंबर नहीं काट सकता है, ये गारंटी हम देते हैं। तो ज्यादा लेट नहीं कीजिए, ऐसा मत बोले कि सारा फेंक रहे हैं, आप मेरे साथ प्रैक्टिस तो करके देखिए एक बार। अगर नहीं आएगा मैथ में और रीजनिंग में 40 में 40 नंबर, जो भी प्रश्न आएगा ये सारा हल कर देंगे आप, ऐसा कंसेप्ट आपको हम देंगे। तो घबराइए नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 तक आपको हम प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट 5 की तरफ। आराम से करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, एग्जाम तो आपका आएगा ही। आराम से करने का मतलब है कि अगर बीच बीच में मन करे पानी पीने का तो पी लीजिए, और लेकिन कीजिए टोटल का टोटल प्रश्न देखिए, कंसेप्ट सीखिए, प्रश्न को उतारिए, संभव हो तो बुक ले लीजिए अपनी दुकान से और रगड़ डालिए सबको। एक बार तो मेरे साथ कर लीजिए और दूसरा बार बुक से आप उठा करके रगड़ दीजिए। एक बार जब खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे देख करके, तो ऐसा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा ही नहीं। तो ज्यादा बात नहीं बनाएंगे, चलते हैं पहला प्रश्न की तरफ। प्रैक्टिस सेट 5 का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो पहला प्रश्न जो लिखा गया है वह लिखा गया है कि पति पत्नी एवं उसके बच्चे की औसत आयु 3 साल पहले 27 साल थी, तथा पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 20 साल थी। पति की वर्तमान आयु बताना है। अब देखिए 3 साल पहले की चर्चा किया गया है, तो हम डायरेक्ट वर्तमान में आएंगे। हम डायरेक्ट आते हैं वर्तमान में। तो पति पत्नी एवं बच्चे मतलब हस्बैंड प्लस वाइफ और प्लस में कर 20 बच्चा। 3 साल पहले का औसत उम्र 27। तो टोटल अगर हम योगफल निकालेंगे तो 27 या 81। 81 कब का? 3 ईयर्स पहले का 81 साल। ये इसका क्या हो जाएगा? सम, क्योंकि 27 सबका एवरेज है, तो 27 से 81 3 साल पहले। अब अगर हम 3 साल बाद आएंगे यानी कि वर्तमान में आएंगे, तो सब में 3 साल बढ़ेगा, यानी कि 3 या 3 6 3 9, यानी कि 81 या 9 90। या ऐसा सोचिए कि सबका उम्र 27 साल, 3 साल बढ़ेगा तो अब हो जाएगा 30, और 30 गुने 3 90, यानी कि वर्तमान में तीनों का आयु का योगफल कितना हो जाएगा? 90। उम्मीद है बात समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तथा पत्नी व बच्चे की औसत आयु 20 साल, मतलब वर्तमान में अगर तीनों का एवरेज जोड़ेंगे तो कितना? 30 या 90। अगर हम सिर्फ पत्नी यानी कि वाइफ प्लस में बच्चा का जोड़ेंगे तो उसका एवरेज आता है 20। लेकिन ये कब का? ये 3 साल पहले बोला है, तो 3 साल बाद हो जाएगा 23। 3 साल पहले 20 तो 3 साल बाद 23, यानी कि वर्तमान में 23। तो 23 गुना, क्योंकि 2 आदमी में तो 46, तो ये भी वर्तमान का ही है। तो वर्तमान में अगर देखिएगा तो तीनों को मिलाकर के 90, दो के मिलाकर के 46। इसका यह मतलब हुआ कि हस्बैंड वाइफ बच्चा में से वाइफ और बच्चा को घटा दीजिए, हस्बैंड बच जाएंगे। तो हस्बैंड बराबर 90 माइनस 46 बराबर 44। तो करेक्ट आंसर इज 4। 44 साल हस्बैंड का उम्र है वर्तमान में। उम्मीद है कि समझ में आ गया हो, कोई भी दिक्कत ना होगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आपका एग्जाम नजदीक है, तो इधर उधर ना भटके 7763023405 इस पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए। पढ़ाई लिखाई संबंधित मैथ रीजनिंग में दिक्कत है तो, ठीक ना, सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, हम आपको बता देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इतना सुविधा आपको कौन देगा? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक आयताकार मैदान की एक भुजा की माप 4 मीटर है तथा उसके विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल बताना है। मैदान किस टाइप का है? आयताकार। तो मैदान आयताकार है तो ये इस प्रकार का मैदान होगा, और इस मैदान की एक भुजा 4 मीटर है, तो मान लेते कि यह भुजा 4 है। इसकी विकर्ण की बात करें तो 5 है, विकर्ण इससे ई होता है, मतलब ये 5 हो गया। सभी को पता है कि आयत का ये कोण 90 डिग्री का होता है। ये सभी कोण क्या होता है? 90 डिग्री का। जब यह 90 डिग्री का होता है, यहाँ पे थोड़ा हम गड़बड़ मिला दी, यहाँ पे सीधा कोना ही मिलना चाहिए था। तो आप सभी को पता है कि अगर हम इसका नाम रखते हैं ABCD, तो देख सकते हैं कि BCD एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब कि कर्ण यदि 5 है, आधार 4 है तो लंब 3 होगा। अगर ये 4 होता, ये 3 होता तो ये 5 होता, 5 है ही, मतलब ट्रिपलेट होता है 3 4 5। तो बताना है मैदान का क्षेत्रफल। तो किसको पता नहीं है कि मैदान का जो क्षेत्रफल होगा, यानी कि आयताकार का क्षेत्रफल, लंबाई गुने होता है चौड़ाई। लंबाई 4 है तो 4, चौड़ाई 3 है तो 3, 4 तिहाई 12। करेक्ट आंसर इज 1। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ डियर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है कि 2 लगातार पूर्ण संख्याओं का योग 53 है, छोटी संख्या क्या होगी? देखिए आपके मन में कभी कभी यह भी विचार आता होगा कि सर अब थोड़ा पैटर्न बदल गया है, 5 ऑप्शन बना रहा है, इनमें से कोई नहीं भी होता है और 2 संभव भी होता है।
तो मैथमेटिक्स में कोई लेना देना नहीं, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आप बना लेंगे तो करेक्ट आंसर पता चल जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं का क्या लेना देना है, और यह ऑप्शन ए भी सही है, इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ऑप्शन चाहे जितना दे दे आप आंसर ढूंढ लीजिएगा। तो मैथमेटिक्स का कंसेप्ट और रीजनिंग का कंसेप्ट वही रहेगा। तो इसके लिए आप ना कहें कि सर 5 ऑप्शन वाला पढ़ाइए, आप इतना तो प्रैक्टिस कीजिए, इतना कर लीजिएगा, आपका बेड़ा पार बढ़िया तरीका से लग जाएगा। और आप बोलिएगा कि हाँ सर यहाँ से प्रैक्टिस किए ना तो मैथ रीजनिंग में प्रश्न बहुत अच्छा से बन गया, कोई दिक्कत ना हुआ। तो देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा गया है, 2 लगातार पूर्ण संख्याओं का योग 53 है। छोटी संख्या बताइए, 2 लगातार पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो 53 आना चाहिए, छोटी संख्या। अब देखिए सो इजी बात है, लगातार जोड़ना तो वो x होगा, तो दूसरा क्या होगा x + 1 होगा। एक संख्या x तो दूसरा x + 1, लगातार का मतलब एक आगे, दोनों के जोड़ को आता है 53 जोड़कर, तो 2x + 1 = 53। ऑप्शन से बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। 2x बराबर, एक को उधर ले आएंगे तो यह 52 हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 26। यदि x का मान 26 आ गया तो ये 26 और कॉमा ही हो जाएगा 27। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गया 26। करेक्ट आंसर इज 2। अगर आप सोचते कि हमको ऑप्शन से बनाना है तो ऑप्शन से ही बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। करना क्या है, सबसे छोटी 25 तो अगला 26, क्या 25 26 जोड़कर 53 आएगा, कभी नहीं आएगा, गलत। 26 अगला 27 जोड़ के 53 आ जाएगा, इसलिए सही। 29 30 53 से अधिक आ गया, गलत। 23 24 53 से कम आएगा, गलत। कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे ही प्रश्न बना लेंगे डायरेक्ट ऑप्शन से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ डियर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या लिखा गया है प्रश्न में। तो प्रश्न में लिखा गया है कि 2 पूर्णांकों का योग -25, यदि एक पूर्णांक 30 है तो दूसरा पूर्णांक बताइए। 2 पूर्णांक को जोड़ेंगे तो -25 आता है। तो सपोज दैट कि x है और एक y है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो -25। इसमें से एक का मान दिया गया है 30 और हमको दूसरा यानी कि y का मान पता नहीं है, बराबर -25। y का मान निकालना है तो -25, ये +30 इधर आकर -30, बराबर कितना हो जाएगा डियर -55। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही नजर आ रहा है, ऑप्शन 3 नहीं हो जाएगा। कितना भी ऑप्शन रहेगा दिया हुआ तो आप उसमें से ढूंढ लीजिएगा ना कि -55 कहाँ पे है। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग में मायने नहीं रखता है कि ऑप्शन कितना दिया गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 में लिखा गया है, एक व्यक्ति एक काम का 5/8 भाग 10 दिन में पूरा करता है। इस दर पर वह और कितने दिनों में पूरा काम करेगा। क्या करना है, एक व्यक्ति एक काम का 5/8 भाग, तो काम के बारे में पता नहीं है। तो करते क्या है कि जो नीचे होता है ना, मानना है तो नीचे वाला को मानिए। यह मान के चलिए कि टोटल वर्क जो है वो 8 है। अब देखिए 8 का 5/8 का भाग करेगा तो दिन लेता है कितना, 10 दिन। इसका मतलब हुआ कि 8 से 8 कटेगा, मतलब 5 काम करने के लिए चाहिए 10 दिन। और हमें बताना है इस दर पर वह कितने दिनों में काम पूरा करेगा। एक व्यक्ति एक काम का 5/8 भाग 10 दिन में पूरा करता है, इस दर पर वह और कितने दिनों में काम पूरा करेगा। मतलब टोटल काम 8 है, इसमें से 5 काम हो गया तो काम शेष कितना बचा, तो शेष काम बचा 3। अब 3 काम जो बचा उसको आप कितना दिन में कीजिएगा, तो सोचिए ना, 5 काम 10 दिन में यानी कि 5 का 2 गुना, तो 3 का 2 गुना यानी कि जो काम बच गया वह 6 दिनों में समाप्त हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं, बन जाएगा, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, और यह आ गया रीजनिंग का प्रश्न। रीजनिंग में लिखा गया है कि शेर जो है जानवर है, तो तोता क्या होगा। अब बताइए कौन बच्चा नहीं बताएगा। ये तो अगर आप मैरिड होंगे तो आपका बच्चा ही बता देगा कि शेर जानवर है तो तोता पक्षी है। लीजिए 1 नंबर तो आपका बच्चा ही लेकर आ जाएगा, लेकिन उसको लेकर तो जाना है नहीं, आपको खुद आंसर देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये मजाक था, इसको सीरियस में ना ले। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, और यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन 1 में हॉकी, ऑप्शन 2 में बैडमिंटन, 3 में टेबल टेनिस और 4 में कैरम। बोले कि सर इसको करना क्या है, तो इसमें आपको विषम को चुनना है, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया गया है लिखने में, विषम को चुने मतलब कौन ऑप्शन है जो सबसे हटके है। तो हॉकी जो है आप घर से बाहर खेलते हैं, बैडमिंटन की बात करें तो ये भी आप घर से बाहर खेलते हैं। अब ऐसा मत कहिए कि सर हम तो घर में ही खेल लेते हैं, लेकिन ये रियलिटी में बाहर ही घर से खेला जाता है। टेबल टेनिस भी घर से बाहर ही खेला जाता है, और ये जो कैरम है ये घर के अंदर आप बरसात में खेल सकते हैं, ठंडा में कभी भी टाइम पास कर सकते हैं। तो ये 3 जो गेम है वह आउटडोर गेम है, घर से बाहर खेलने का, और चौथा जो है इंडोर गेम है, घर के अंदर। घर के बाहर भी आप खेल सकते हैं जबरदस्ती धूप में बैठ करके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रियलिटी में ये घर के अंदर ही खेला जाता है। तो करेक्ट आंसर ये होगा कैरम, यानी कि ऑप्शन 4, ये सबसे विषम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, रीजनिंग का प्रश्न, ये सीरीज का प्रश्न है। ये प्रश्न संख्या 8 लिखा हुआ है, 8 को इसमें शामिल ना करें। 2 4 6 8, तो अगला क्या होगा, आपके घर का बच्चा बता देगा 10 होगा,
दो दो आगे बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है कि दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। बोलेगा सर आकृति तो नहीं है, तो आकृति अगला पेज में है, आकृति अगला पेज में है, थोड़ा ये मनवर्ग हुआ इसीलिए आगे आ गया है। अगला आकृति को चुनिए। तो अगर ध्यान से इस आकृति को आप देखिएगा तो कुछ ना कुछ आपको चेंजिंग नजर हर स्टेप में आएगा, उसी प्रकार से आगे भी चेंजिंग करते जाना है। यहाँ पे तीर ऐसे, फिर तीर ऐसे हो गया, अच्छा, और फिर तीर ऐसे हो गया, इधर से फिर इधर आ गया, अच्छा, फिर इधर आ गया। अब क्या होगा, इधर से इधर आया है तो अब इधर से कहाँ जाएगा भाई साहब, इधर से। अब तीर से तो पता नहीं चला कि क्या हुआ सो, लेकिन ये वाला से पता चलेगा, ये ऐसे था तो अब ऐसे हो गया, देखिए ऐसे था अब ऐसे हो गया, मतलब 90 डिग्री हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर 90 डिग्री, फिर ऐसे, तो फिर ऐसे होना चाहिए, मतलब ये वाला साइन ऐसे होना चाहिए, तो ये वाला साइन ऐसे सिर्फ इसमें दिया गया। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। तीर से पकड़ में नहीं आएगा, तीर ऐसे है, फिर इसी स्थान पे उल्टा हो गया है, फिर स्थान चेंज करके आ गया और फिर वही स्थान पे उल्टा हो गया। अब क्या करेंगे, स्थान तो सब बदल दिए, अब क्या करेंगे, तो तीर से पता नहीं चलेगा। अब इसको देखेगा तो ये ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, 90 डिग्री का चेंजिंग है, फिर ऐसे से कैसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया है, तो फिर ये 90 डिग्री का चेंज हो गया। अब फिर अब क्या हो गया, ऐसे तो 90 डिग्री, अब ऐसे से फिर ऐसे हो जाएगा 90 डिग्री, ऐसे होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन 1। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 10। क्या लिखा गया है कि 4 आकृतियां दी गई है जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है, तो भिन्न आकृति को चुनिए। ध्यान से अगर देखिएगा, इसमें इसके जस्ट नीचे कलर किया गया है, और ये भी, अच्छा, इसमें जस्ट नीचे कलर, इसके सामने कलर किया गया है, जस्ट सामने कलर किया गया है, इसमें भी जस्ट सामने कलर किया गया है, लेकिन डिफरेंट देखिए कि यहाँ पे इसका मुंह खुला हुआ है, इसका मुंह खुला हुआ है, इसका भी मुंह खुला हुआ है, इसका भी मुंह खुला हुआ है, लेकिन इसका मुंह बंद है, ये सबसे हट के है। करेक्ट आंसर इज 2, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला प्रश्न डियर, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में क्या लिखा गया है, किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो वर्ग की भुजा को अगर 50% बढ़ा देते हैं, तो अगर हम प्रैक्टिकली आपको बताएं तो ये वर्ग है। प्रैक्टिकली अगर देखें तो सोचिए ये वर्ग है और ये भी एक वर्ग है। पहले भुजा जो भी रहा होगा उसका 50% बाद में बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं कि पहले अगर 100 इसका भुजा है, 50% बढ़ेगा तब 150, लेकिन इतना बड़ा बड़ा मानने की जरूरत नहीं, इसको आप काट के छोटा भी कर सकते हैं। जब इसको आप काटिएगा तो 50 के पारा में 2, 50 के पारा में 3। सबको पता है कि अगर इसका भुजा 2 है, इसका 3 है, तो क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का होल स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। इतना तो डायरेक्ट समझ सकते हैं आप। 4 से यह 9 हो गया, कितना बढ़ गया डियर, 5। 5 बढ़ा तो किस पे बढ़ा, तो 4 पे बढ़ा, तो 5/4 गुने कर देंगे 100। 4 के पारा में सबको पता है 25 बार में कटेगा, और मल्टीप्लाई करते मात्र नहीं, आंसर आएगा 125%। क्या कोई दिक्कत है समझने में, समझ में आ गया या नहीं आ गया। अब चलिए डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो प्रश्न संख्या 12 क्या लिखा गया है, अगर एक बस 3 घंटे में 195 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा एक ट्रेन 4 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दोनों की चाल का अनुपात बताना है। अब दोनों की चाल का अनुपात बताना है, तो सबको पता है जो चाल होता है वेलोसिटी, वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। 3 घंटा में 195 किलोमीटर, इसको हम V1 मान लेते हैं और इसको V2 मान लेते हैं। कितना किलोमीटर, 195, और ये 3 से भाग दे दिए, चाल आ गया। समय 3 था, कितना किलोमीटर, 300, 4 से भाग दे दिए, ये चाल आ जाएगा। 195 में 3 से भाग करेंगे, 3 6 18, 3 5 15, कट जाएगा। 4 के पहाड़ा में 75, इसको अब भी और काटेंगे तो 5 के पहाड़ा में 13, 5 के पहाड़ा में कटेगा 15, लेकिन अब नहीं कटेगा यह, यानी कि इसकी चाल का अनुपात आ गया 13:15। ऑप्शन 1 करेक्ट है। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए डियर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा गया है, भाग के एक प्रश्न में भागफल भाजक का 10 गुना है एवं भाजक शेषफल का 7 गुना है, तो भाज्य क्या है यदि शेषफल 3 है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भाग लगता है उस भाग में जब हम लगाते हैं तो भाज्य बराबर, ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। क्या इतना बात आपको पता है कि नहीं, ये पहले से ये आता कहां से, तो ये आता है अगर हम 4 में डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 कम 3, घटाए कितना गया 1, तो जो 1 आया घट के, तो इसको हम बोलते हैं भाज्य, और इसको हम बोलते हैं भाजक, इसको हम बोलते हैं भागफल, और इसको हम बोलते हैं शेषफल, यानी कि शेष। यानी कि जो भाज्य है
4, तो 4 बराबर 3 गुने 1 प्लस 1, ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यहाँ पे कंडीशन क्या क्या दिया गया है, भाग के एक प्रश्न में भागफल भाजक का 10 गुना, भागफल क्या है, भाजक का 10 गुना है। तो ऐसा करते हैं कि हम शॉर्टकट में सबको मान लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है ना, ये आप 10th क्लास में आपको पढ़ना है। A बराबर बी क्यू प्लस आर, ऐसे आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे भाज्य क्या हो गया A, भाजक B हो गया, भागफल Q हो गया, रिमाइंडर हो गया R। यहाँ पे अब जो लिखा गया उस कंडीशन को लिखेगा, भाग के एक प्रश्न में भागफल भाजक का 10 गुना। यहाँ पे भागफल कितना है, तो भागफल है Q। ये जो भागफल Q है यह क्या है, भाजक का 10 गुना, यानी कि B गुने 10। हम Q के जगह पे इतना लिख सकते हैं। उसके बाद एवं भाजक जो है शेष फल का 7 गुना, मतलब ये जो भाजक है B, यह शेष फल का कितना गुना है, 7 गुना। और यह दिया गया है भाज्य क्या है, यदि शेषफल 3 है, रिमाइंडर 3 दिया गया है, तो चुपचाप ध्यान दीजिए, रिमाइंडर जब यहाँ 3 लिखेगा तो 3 गुने 7, यानी कि B का मान आ गया 21। जब B का मान 21 आ गया तो यहाँ पे धरिएगा तो 21 गुने 10, तो Q का मान आ जाएगा 21 दहाई के 210। तो डियर यहाँ पे B का मान 21, Q की मान की बात करें तो Q का मान सॉरी यहाँ पे B का मान 21 और Q का मान 21 दहाई के 210। आप प्लस में R का मान कितना, 3 हो गया। अब यहां से समस्या समाप्त है। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 441 होता है, एक जीरो बैठा देंगे प्लस 3, जोड़िएगा तो 4413 आएगा। करेक्ट आंसर इज 3। अब इतना बेहतर तरीका से समझाने के बाद यदि आपको समझ में नहीं आए तो समझिए कि आपका ध्यान कहीं ना कहीं भटक रहा है। तो ध्यान को शांत कीजिए, पानी पीजिए, पढ़ाई कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है जब -1 को -1 से 100 बार गुना किया जाता है तो गुणनफल क्या आएगा। कहता है कि -1 को -1 से 100 बार गुना किया जाता है। अब -1 को -1 से एक बार यदि हम गुना करेंगे यह देगा 1। अब ऐसा ऐसा यदि हम 100 बार लेंगे तो सोचिए ना, 1 गुने 1 गुने 1 हमको 100 बार जाना पड़ेगा। 1 को 1 से कितना बार मल्टीप्लाई कर ले आएगा तो 1 ही आएगा। करेक्ट आंसर इज 1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ डियर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या लिखा गया है, एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ आपको बताना है। तो यहाँ पे सीपी और एसपी चाहिए तभी तो आप बता पाएंगे, प्रॉफिट परसेंट। तो सीपी के बारे में बोला गया कि ₹1 में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है, रुपया को ऊपर रखना है। और जब बेचने का बारी आता है तो ₹3 के 5 के हिसाब से बेचता है। तो यहाँ पे बाटा को हटाने के लिए करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 एकम 5, 2 तिहाई 6, ये ₹5 हुआ, ये ₹6 हुआ। 5 रुपया में खरीद के 6 रुपया में यदि हम बेचते हैं तो 1 रुपया का लाभ होता है। किस पे, तो 5 पे। गुने कर देंगे 100, 5 से कर जाएगा 20 बार में, यानी कि 20% इसको लाभ मिला। करेक्ट आंसर इज 4। किसी कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया है। चलिए डियर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न रीजनिंग का, थोड़ा माइंड फ्रेश कीजिए और बताइए क्या लिखा गया है इसमें। तो इसमें लिखा गया है दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो यहाँ देखिएगा, तो पहले व्हाट कहाँ दिया गया इस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे जो दिया गया है तो इस सब पर फोकस कीजिए कि 24 आखिरकार यह कैसे आया होगा, यह 31 कैसे आया होगा, उसी प्रकार से वहां भी आएगा। यह 24 आप ऐसे ला सकते हैं, 5 गुने 4, 5 चौका 20, इसको आपस में गुना और यहाँ के जोड़ देंगे। 5 चौका 20 है, 4 24। चलिए यही लॉजिक आगे लगा कर देखते हैं। 25 25 छक्का 25 6 31 हो गया ना। इसी प्रकार से हम 7 6 42, 42 3 45, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज 45। उम्मीद है कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, सो इजी बात है। चलिए नेक्स्ट डियर अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में लिखा गया है जेड उत्तर की ओर 33 किलोमीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है, तथा 19 किलोमीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है, तथा 33 किलोमीटर चलता है, वह अपनी आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। जब ऐसा प्रश्न आपके सामने आए तो करना क्या है कि पहले दिशा लिख लेना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ। इतना आप कर लेंगे। जब आप इतना कर लेंगे तो यहाँ पे कहीं एक पॉइंट बना लीजिए और इस पॉइंट से जेड जो है उत्तर की ओर 33 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर हुआ यानी कि ये नॉर्थ हुआ। इधर चलेगा कितना, 33। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, तो आप खुद को यहाँ पे रख के देखिएगा, इधर चलिएगा
खुद को यहाँ पे रख के देखिएगा तो ऐसे आप घूमल रहिएगा। अब मुड़ना है बाई, तो किधर मुड़ेगा? आप इधर मुड़िएगा। इसका मतलब हुआ कि इसको हम बाई की तरफ यानी कि इधर मोड़ेंगे, और मोड़ के चलता है कितना? 19 किलोमीटर। अब आप इस दिशा में हैं, अब आप इस दिशा में, इधर बाई और इधर दाई। तो पूछा गया है वह बाई ओर मुड़ता है और फिर बाई ओर मुड़ता है, मतलब इधर मुड़ेगा, तो इधर फिर मुड़ेगा, और वह कितना चलता है? 33 किलोमीटर, मतलब फिर 33। तो फिर यह 33 चलेगा। तो सोचिए 33 यहाँ था, 33 यहाँ था, तो इसके और इसके सामने 33 है तो बराबर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये और ये बराबर होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा? 19 किलोमीटर का हो जाएगा। यानी कि इसका यह प्रारंभिक बिंदु है, यह अंतिम बिंदु है। अंतिम बिंदु से लेकर प्रारंभिक बिंदु का जो दूरी है वह 19 किलोमीटर है। करेक्ट आंसर इज 3। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। ये मत सोचिए कि टेढ़ चलता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में चलता है, ऐसा ही मान के चलना पड़ता है इस प्रकार के प्रश्न में। चलिए डियर, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। लिखा क्या गया है? निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। डिक्शनरी के फॉर्म में लिखना है। तो डिक्शनरी के फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहला लेटर को देखिएगा तो सब में एस एस मिल रहा है, काट देंगे। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको पता होगा ये बात, इससे फैसला नहीं कर सकते हैं। सेकेंड लेटर ओ है और वो सब में मिल रहा है, इससे ही फैसला नहीं होगा। थर्ड लेटर पे आते हैं तो यहाँ पे यू है, एन है, एल है, यू है, एम है। ये सब में सबसे पहले एबीसीडी में कौन आता है? तो सबसे पहले एबीसीडी में आता है एल, यानी कि 5 जो है 1 नंबर पे आना चाहिए लिस्ट में। तो ऑप्शन 5 से सब स्टार्ट, फैसला नहीं कर सकते अभी। तो ये हो गया 1 नंबर पे। अब जो बच गया उसमें देखिए यू है, एन है, एम है, यू है, तो सबसे पहले एम आएगा, यानी 1 के बाद यह सेकेंड नंबर पे हो गया। उसके बाद यू एन यू, तो एम के बाद एन वाला आना चाहिए, यानी कि 3 नंबर पे आ गया। अब दोनों में यू और यू है तो यू से फैसला नहीं होगा, बच गया पी और आर, तो पहले पी आएगा, तो तीसरा के बाद यह चौथा और ये हो जाएगा 5वां। मतलब सबसे अंतिम में 2 होना चाहिए। सबसे अंतिम में 2 इसमें है, ये गलत और ये गलत, ये दोनों होने का संभावना है। तो मिला लीजिए ना आप। तो 5 के बाद आना चाहिए 4, 5 के बाद आना चाहिए 4, तो 4 यहाँ पे आ रहा है। देखिए 1 नंबर पे ए और 2 नंबर पे ये, तो ऑप्शन 5 के बाद ऑप्शन 4, 5 4 करेक्ट आंसर इस 2 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डियर अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है कि रमन एक पंक्ति में बाएं छोर से 18वां है। यदि पंक्ति में कुल 38 लड़के हैं तो उसका स्थान दाएं छोर से बताना है। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं कि कोई पंक्ति है और इस पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से दिया गया है और राइट से बताना है, या राइट से दिया गया लेफ्ट से बताना है, और टोटल बात दिया गया होता है इस पंक्ति में टोटल कितना आदमी है। तो अगर बोले तो कुल लड़का कितना है? 38, तो टोटल कितना है? 38। रमन को देखे तो रमन जो है बाएं छोर से 18वां, ये लेफ्ट है और ये राइट है। इधर से आप अपने इधर घूमिएगा और इधर आपका लेफ्ट है तो इधर वाला को लेफ्ट मानिए, इधर वाला को राइट मानिए। लेफ्ट से है 18वां, मान लेते हैं कि यहाँ पे आता है 18वां, तो इसका बाएं से कितना नंबर पे होगा? सभी को पता होना चाहिए कि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताए थे कि कोई भी पंक्ति में एक ही आदमी का स्थान लेफ्ट प्लस राइट मिलाकर जो होता है वह टोटल से एक ज्यादा होता है। टोटल से कितना होता है? ज्यादा, एक ज्यादा। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितना है? 38। टोटल है 38 प्लस में 1, यानी कि 39 होना चाहिए। ये 18 है, इसका मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए डियर? 21 होगा, तभी ना यह जोड़ के 39 आएगा। मतलब टोटल लेफ्ट प्लस राइट मिलाकर टोटल से एक ज्यादा होता है। 18 प्लस 21 करेंगे तो 39 होगा, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब आइए डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20। ये रहा आपके सामने सीरीज का क्वेश्चन। जब ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए तो दिमाग आपका घूम जाता है कि कौन सा सही होगा। तो करते क्या है कि सबसे पहला काम, जो ये लेटर लिखा गया ना और जो खाली स्थान बचा हुआ है सबको गिनती कर लीजिए। गिनती कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब यह 18 आ गया। 18 को तोड़ने का बहुत सारा तरीका है। 3 गुने 6 में तोड़िएगा, 2 गुने 9 में तोड़िएगा, यही ना तोड़िएगा। तो यहाँ पे 2 गुने 9 उचित नहीं होता है, क्योंकि 2 का पेयर 9 बार नहीं बनेगा। अगर आप 2 का पेयर देखते हैं तो डबल ए के बाद डबल सी, ठीक है, उसके बाद डबल बी, फिर डबल ए, फिर यहाँ पे हो गया गलत। तो 2 का पेयर नहीं बनेगा। मैक्सिमम 3 का 3 गुने 6, तो 3 पे आपको कट कर देना है। तो जब 3 पे कट करेंगे तो इससे 1 2 3 स्पेस गिनकर भी कट करेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3,
अब यहाँ पे देखिए डबल ए सी, उसके बाद अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है। अब देखिए डबल ए यहाँ पे सी हो जाएगा, फिर डबल ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज नजर आ रहा है कि डबल ए सी, यहाँ पे ए रख देंगे तो डबल ए सी, यहाँ पे अगर आप ए रख देते हैं तो डबल ए सी, डबल ए सी, डबल ए सी और ये डबल ए सी। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये पहला दूसरा, दूसरा लेटर ए, तीसरा चौथा लेटर सी, तो दूसरा ए चौथा सी, दूसरा ए यहाँ पे है, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। चौथा सी, पहला दूसरा तीसरा चौथा बी और यहाँ पे चौथा सी, यहाँ पे चौथा सी आ गया, ये करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सभी को बैठा कर देखिएगा तो यहाँ पे बैठा दीजिए सी, और यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी लिखिए, और यहाँ पे सी है तो सी आ गया, यहाँ पे बी है तो बी लिखिए। तो जो सीरीज बन रहा है डबल ए सी सी डबल बी, डबल ए सी सी डबल बी, डबल ए सी सी डबल बी, इस प्रकार से जांच लीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है हमें ना, दिक्कत है तो बता दीजिएगा, स्पेशल क्लास करवा देंगे आपको, ठीक है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा। चलिए डियर, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या आपको कम दिखाई दे रहा है क्या? उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा, दिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखा गया है कि दो संख्याओं का अंतर इतना है, यदि छोटी संख्या इतना है तो बड़ी संख्या आपको बताना है। देखिए दो संख्या का अंतर है, यह मान के चलते हैं कि x ग्रेटर देन y, तो हम x में से y को घटाएंगे। ये दो संख्या का अंतर दिया गया है 121173। छोटी संख्या कितना है? इतना, तो छोटी संख्या y है, यानी कि x माइनस y का मान निकाल लीजिएगा। तो निकालिएगा क्या? तो लिखा गया है 28 45 673 बराबर 121173। आपको बताना है बड़ी संख्या यानी कि x का मान, ये माइनस में उधर जाके प्लस में, जब प्लस में जाएगा तो जोड़ दीजिए ना। अब जोड़ने तो आपको आता है, जब इसको आप यहाँ पे लिखिएगा सामने में तो इसको ऐसे लिख दीजिए 3 7 6 5 4 8 2। सबको जब आपस में जोड़िएगा 3 3 6 7 7 14 6 1 7 1 8 5 1 6 4 2 6 8 1 9 2 का 2 29 66 8 4 6 ऑप्शन में होना चाहिए। 29 66 8 4 6 जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया। उम्मीद है कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, जोड़ घटाव का बात है, ये आपके घर का बच्चा ही बना सकता है। तो आगे का ऑप्शन में दिया गया था। अगला प्रश्न ये रहा डियर आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है कि 4 लीटर में से घटाना है 1 लीटर 35 मिलीलीटर। ये घटाव का साइन दिया गया है, घटाव का। 4 लीटर में से 1 लीटर 35 मिलीलीटर घटाना है। सभी को पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर ml। तो 4 लीटर 1 लीटर 35 मिलीलीटर, तो 4 लीटर का मतलब डियर कितना हुआ? 4000 मिलीलीटर। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? सबको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दीजिए पहले, ताकि आसान आपको लगेगा। 4 लीटर मतलब 4000 मिलीलीटर, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 ml। 1 लीटर 35 मिलीलीटर मतलब 1035 मिलीलीटर, तो 1035 मिलीलीटर ये हो गया। और इसको आपस में घटा दीजिए, घटाइएगा तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, ये 9 और 3 में से गया 2, इतना आ गया ml। लेकिन आंसर लीटर में है, तो मिलीलीटर से लीटर में जाने के लिए 1000 से डिवाइड, जैसे ही 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो 000 है, तो यहाँ दशमलव पड़ जाएगा, यानी कि 2.965 लीटर आ जाएगा, जो कि आंसर दिया गया ऑप्शन 2 में। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। तो डियर अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 23। तो प्रश्न संख्या 23 में क्या लिखा गया है? राम के पास 2 मोटरसाइकिल है। एक मोटरसाइकिल को 15% की हानि पर 34,000 रुपये में बेचता है, एवं दूसरी मोटरसाइकिल को 15% के लाभ पर 57,500 में बेचता है। उसकी कुल हानि अथवा लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब उसको कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुआ, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा कि दोनों का सीपी निकालना पड़ेगा और दोनों का एसपी निकालना पड़ेगा। फिर उसको आप जोड़ेंगे, कितना खरीदा और कितना में बेचा, घटा लेंगे, तब जाके आंसर आएगा। तो करते क्या है कि 34,000 रुपये में बेचा और 15% की हानि पर, तो इसका सीपी और एसपी निकाल लीजिए। सीपी और एसपी देखिए, 15% की हानि पर 34,000 में बेचता है। बेचता कितना में है? 34,000 में। ये विक्रयमूल्य हुआ। कितना की हानि पर? 15% की हानि पर। तो क्रयमूल्य कैसे निकालेंगे? जो क्रयमूल्य होगा वह 34,000 से ज्यादा होना चाहिए, और यह जो है 15% के हानि पर बेचा गया है, यानी 85% पर बेचा गया है, तो यह 85 का मान, और हमें चाहिए क्रयमूल्य यानी कि 100 का मान। यहां से जब इसको आप काटिएगा 85 के पहाड़ा में ना, ये हो जाएगा 4 मरतबे 340, ये 40, यानी कि आ जाएगा आपका कितना? 00, यानी कि आ जाएगा आपका 40,000।
तो 40,000 क्रय मूल्य हुआ, 34,000 विक्रय मूल्य हुआ, पहला आर्टिकल्स का। दूसरा में बोला गया है कि दूसरी मोटरसाइकिल को 15% के लाभ पर 57,500 में बेचता है। ये 57,500 में बेच दिया और इसका निकालिए क्रय मूल्य। तो 57,000 यह 500 में बेचा है। कितना में बेचा है? 57,500 में। लेकिन यह जो है क्या है? 15% लाभ का मान है, यानी कि यह 115 का मान है। क्रय मूल्य निकालना है तो 100 मान के गुना। 5 के पहाड़ा में 23 मरतबे कटेगा और 5 के पहाड़ा में काटिएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25 डबल 0। 23 के पहाड़ा में आराम से इसको उड़ा दीजिएगा, 23 25 115 डबल 0, यानी कि हम मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 50,000। अब यहाँ से टोटल सीपी की बात करें तो 50,000 में 40,000 जोड़िएगा तो 90,000 आ जाएगा टोटल आपका सीपी। और टोटल एसपी की बात करेंगे तो 0 0 5 7 4 11 5 3 8 1 9, 91,500। तो 90,000 में खरीद कर 91,500 में बेचेंगे तो कितना के फायदा हुआ? 1,500 का, यानी कि लाभ हो गया 1,500। इस प्रकार से यह प्रश्न बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझने में, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए डियर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या लिखा गया? एक आयताकार बॉक्स की अंतः माप, बॉक्स का अंदर की माप दिया गया। जब कोई बॉक्स लेते हैं और कोई बॉक्स बनाइएगा और काठ का बॉक्स है तो काठ की कुछ ना कुछ मोटाई रहता है, तो उसको बाहर बाहर से नापिएगा तो उसका अलग आएगा माप, और अंदर अंदर से नापिएगा तो अलग माप आएगा। और यहाँ पे अंदर से दिया गया है कि अंतः माप जो है बॉक्स का 1.6 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर गहरा है, और प्रत्येक 20 सेंटीमीटर किनारा वाला कितना घनाकार ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब है घन, घन के आकार का छोटा छोटा पीस, 20 सेंटीमीटर वाला कितना घन ब्लॉक बॉक्स के अंदर रखा जा सकता है। तो जब भी ऐसा पूछे कितना रखा जा सकता है, या गोला पूछे कितना गोली बनेगा, जब संख्या के बारे में पूछा ना, मेंसुरेशन में संख्या के बारे में पूछे तो आप अब आइए डियर देखिए प्रश्न संख्या 24 क्या लिखा गया है? एक आयताकार बॉक्स की अंतः माप 1.6 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा एवं 60 सेंटीमीटर गहरा है। प्रत्येक 20 सेंटीमीटर किनारा वाले कितने घनाकार ब्लॉकों को अंदर में रखा जा सकता है? तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? वो जो बड़ा सा बॉक्स है घनाकार का, उसका अंदर से आयतन निकालेगा। तो अंदर से आयतन निकालने के लिए अंदर का बीमा, यानी कि अंदर का लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता होना चाहिए, जो कि दिया गया है। अब इसमें छोटा छोटा सा घन रखना है, और वो कितना घन इसमें आएगा, तो ये निकालने के लिए हम बॉक्स का पूरा अंदर का आयतन डिवाइड कर देंगे घन के एक ब्लॉक के आयतन से। तो बॉक्स का जो आयतन निकालिएगा, बॉक्स का वॉल्यूम, बॉक्स का वॉल्यूम, तो बॉक्स जो होता है वो घनाकार होता है, और सभी को पता है जो बॉक्स होता है घनाकार होता है, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और ध्यान यह रखना है कि सबको या तो मीटर में लिखेंगे या सबको सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो यहाँ पे मीटर, मीटर और सेंटीमीटर, और यहाँ पे ब्लॉक सेंटीमीटर में। तो अगर ब्लॉक वाला से डिवाइड करते हैं तो सेंटीमीटर वाला डिवाइड कीजिएगा। तो ऐसा कीजिए कि ऊपर वाला को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1.6 मीटर, सबको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 सेंटीमीटर। गुने ब्रेथ की बात करें तो 1 मीटर चौड़ा यानी कि 100 सेंटीमीटर, और गहराई की बात करें हाइट की तो 60 सेंटीमीटर। यह इसका क्या हो जाएगा? आयतन, पूरे बॉक्स का अंदर का आयतन। और इसमें हमको घन का ब्लॉक रखना है, घनाकार ब्लॉक, और घनाकार ब्लॉक का जो हम आयतन निकालेंगे वह क्या होगा? तो सबको पता है जो घन का आयतन होता है वह भुजा का होल क्यूब होता है, और इसकी भुजा दिया गया है 20 सेंटीमीटर, यानी 20 का क्यूब होगा। तो घन की संख्या निकालने के लिए, घन की संख्या, ये आयतन 160 गुने 100 गुने 60 और डिवाइड 20 का क्यूब है, इसको हम 20 गुने 20 लिखेंगे। काटने का कोई जरूरत नहीं है। 20 के पहाड़ा में 8 काटिए, 20 के पहाड़ा में 5, 20 के पहाड़ा में 3, 8 गुने 5 गुने 3, 8 5 40 या 120, यानी 120 घन रखा जाएगा। ये मल्टीप्लाई करके लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसको गुना के रूप में लिखेगा, काटना ही तो है। तो आंसर आ गया 120। तो इजी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और डियर अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। यदि लड़कों की संख्या 2500 है तो लड़कियों की संख्या बताइए। जो विद्यालय में लड़का लड़की है, और इसमें बताया है कि, अब देखिए डियर प्रश्न संख्या 25, एक विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात दिया गया है, यानी कि आपको दिया गया बॉयज और गर्ल्स, इसका रेशियो है 5:4।
ये रियल नहीं है तो रियल बनाने के लिए x लगा देंगे। यदि लड़कों की संख्या 2500 है तो यहाँ पे लड़का कितना है 5x, इसका मतलब हुआ कि 5x का मान 2500 के बराबर है। तो यहाँ से x बराबर आप काट के निकालेंगे 25 यानी कि 500। इतना तो कर लेंगे आप मुझे मानी। बताना है लड़कियों की संख्या, लड़की की संख्या 4x मानी है तो 4 गुणे 500 मल्टीप्लाई करते मात्र आंसर आ जाएगा 2000। करेक्ट आंसर इज 1। कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। अब देखिए डियर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, एक व्यक्ति उसके साथ आ रहे लड़कों का परिचय इस प्रकार कराता है, यह लड़का मेरी पत्नी की बेटी का पुत्र है। तो जब यह बोला कि यह लड़का मेरी पत्नी, मतलब वह आदमी होगा, सपोज कि आदमी ये है और इसकी पत्नी बी है, तो ये इसकी पत्नी हो गई। वह लड़का मेरी पत्नी, तो ये पत्नी हो गया। पत्नी की बेटी, तो ये पत्नी का बेटी नीचे आ जाएगा, सपोज किसका बेटी सी है। बेटी, पत्नी के बेटी के पिता, तो पत्नी के बेटी के पिता मतलब खुद ये अपने बारे में बोल रहा है, का पुत्र है, मतलब इसका पुत्र है वह लड़का। तो वह जो लड़का होगा इसका पुत्र है। तो आप सोचिए यहां से लड़के का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, मतलब ये लड़का जो है व्यक्ति का क्या लगेगा, तो ये लड़का इस व्यक्ति का पुत्र लगेगा, व्यक्ति का पुत्र ही तो लगेगा ना ये, यानी करेक्ट आंसर हो गया 2। तो इजी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ज्यादा दिक्कत है तो बता दीजिएगा हमें, ठीक ना। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 27 क्या लिखा गया है, तो प्रश्न संख्या 27 लिखा गया है, राज पश्चिम की ओर चल रहा है, वह चलते समय हर मोड़ पर 45 डिग्री के कोण पर दाएं दाएं और बाएं 3 बार मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है। ये होगी आपका ईस्ट, दिशा बना लीजिए ईस्ट, ये वेस्ट, ये आपका नॉर्थ और ये साउथ, ऐसे चिन्ह पार लीजिए, ये आपका केंद्र हो गया। बोला है कि वह राज पश्चिम की ओर चल रहा है, तो पश्चिम की ओर मतलब इधर चल रहा है राज, तो राज चल रहा है पक्का पश्चिम की ओर इधर। उसके बाद वह चलते समय हर मोड़ पर 45 डिग्री मुड़ता है। पहले दाएं, तो यहाँ ऐसे चलेगा और दाएं 45 अगर मुड़ता है तो यहां से लेकर यहां आ जाएगा तब 90 मुड़ेगा, इसका हाफ मुड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया एक बार दाया, फिर दाएं मुड़ता है तो इसका दाया फिर इधर होगा तो यहाँ पे आएगा, ये फिर दाया मुड़ेगा और फिर बाएं, अब बाएं मुड़ेगा फिर 45 तो फिर इधर आ जाएगा, मतलब पुनः वापसी हो जाएगा फिर उसको यहाँ पे बाया इसी लाइन पे। तो पूछा है 3 बार मुड़ता है, अब वह किस दिशा में, तो अब उसका दिशा पूछेगा तो नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ मतलब उत्तर और पश्चिम, लिखा गया है ऑप्शन 1 में। करेक्ट आंसर इज 1। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। चलिए डियर अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है, गौराया का जो संबंध पक्षी से है सेब का वही संबंध है। गौराया अगर एक पक्षी है तो सेब क्या है, फल होगा। ये तो आपके घर का बिल्कुल 6 महीना का बच्चा बता देगा अगर बोलने आएगा तब, नहीं तो नहीं बता पाएगा। नेक्स्ट, ये सब मजाक है, इसको सीरियस में ना लेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में लिखा गया है, उम्मीद है दिख रहा होगा, दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं। दिक्कत होगा तो हमें बता दीजिएगा, हमें लग रहा है थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, दिखने में हो जाता होगा दिक्कत ना। अभी तक जो भी दिखने में आपको दिक्कत हुआ इसके लिए हम माफी चाहेंगे। प्रश्न आपके पास होगा ही, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगा तो हम बता दीजिएगा, हम आपको PDF भेज देंगे प्रश्न का। और ऐसे आपके पास बुक होगा ही, नहीं होगा तो ले लीजिएगा, और ज्यादा का तो आता नहीं है, ठीक ना। सबसे कम दाम का किरण पब्लिकेशन का ही बुक आता है, लेकर के रगड़ दीजिए। नेक्स्ट में लिखा गया है, 4 आकृतियां दी गई हैं जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक भिन्न है, भिन्न आकृति को चुनिए। ध्यान से देखिएगा, तो इसमें एक तीर, इसमें एक तीर, इसमें भी एक तीर, लेकिन इसमें 2 तीर है, तो सबसे भिन्न तो यही ना हुआ, क्या दिमाग लगाना है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है कि दी गई अक्षर श्रृंखला में अगला क्या आएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है कि जो लेटर पोजीशन होता है उसको याद रखना होता है। अगर आपको याद नहीं तो हमें बता दीजिएगा, एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आप वो देख लीजिएगा तो 5 मिनट भी ना लगेगा, लेटर पोजीशन सबका सब याद हो जाएगा। तुरंत बोलेगा जे 10 नंबर पे आता है, M13 पर आएगा, T20 पर आएगा, U22 पर आएगा, F6 पर आएगा, E5 पर आएगा, तुरंत बता दीजिएगा। तो BCB, DED, FGF, HIH, यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा तो BCDE, FG, HI के बाद JK, और एक चीज ध्यान दीजिएगा तो BCDE, FG, HI, यहाँ पे फर्स्ट वाला ये सब लास्ट में आ गया है, यहाँ भी A आ जाएगा J, यानी J के J होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज 1। तो बिना
पोजीशन लेटर का भी आप बता सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग लगा करके। अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। 5 संख्याओं का औसत 27, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है, हटाई गई संख्या। अब देखिए गौर से समझिए इस प्रश्न को। ये 5 संख्या है, 3 4 1 5, ये सबका एवरेज कितना है? ये सबका एवरेज है कितना? 27। अब इसमें से हम एक संख्या को हटा देते हैं, तो जो संख्या हटाएंगे मान लेते हैं कि ये 3 और ये 4 संख्या हो गया। अब एक संख्या हटा दिए, तो जो संख्या हटाए, अगर ये संख्या हम हटाएं तो इसका मान अगर 27 होता तो नया एवरेज पे, न्यू एवरेज पे कोई प्रभाव न पड़ता। क्यों? क्योंकि प्रभाव तब पड़ता है जब हटने वाला व्यक्ति या सटने वाला व्यक्ति एवरेज से ज्यादा या कम लेकर आएगा या जाएगा, तो एवरेज पे प्रभाव पड़ जाएगा। जितना एवरेज है उतना लेकर के चल जाइए या उतना लेकर के आ जाइए पार्टी में, एवरेज ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एवरेज घट रहा है, यानी कि ये जो नया एवरेज होगा, सॉरी, तो बोला गया है कि हटाई गई संख्या, तो हटाई गई ये संख्या हम x मान लेते हैं, तो जो हटाई गई संख्या होगा वो एवरेज से कम होगा, यानी कि 27 से कम। 27 से कम, कितना कम? तो सबको यह 2 कम कर देता है। जैसे ही हटा कि सब में 2 की कमी हो गई। हो। अब देखिए डियर, प्रश्न संख्या 31 लिखा गया है 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है, हटाई गई संख्या। पहले कितना संख्या है? तो पहले 5 संख्या, 1 2 3 4 5। बाद में संख्या कितना है? 1 2 3 4। एवरेज कितना था यहाँ पे? तो डियर यहाँ पे एवरेज है 27 और यहाँ पे एवरेज कितना हो जाता है डियर? 25। ये 27 एवरेज का मतलब कि सबके पास 27 है, तो यहाँ का अगर हम सम निकालेंगे, मतलब योगफल 27 गुने 5 यानी कि 135, यहाँ का सम निकालिएगा तो 25 गुने 4 यानी कि 100, यानी कि पहले 135 था अब 100 हो गया। इसका मतलब जो संख्या हट गया उसका जो मान होगा वह कितना होगा? 35। घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा 35। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। अब डियर देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में क्या लिखा गया है? एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 169 वर्ग मीटर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी? सो इजी प्रश्न है, कैसे करेंगे? एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, यह वर्ग के आकार का खेत है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया है? 169। सभी को पता है कि जो वर्ग होता है उसका भुजा समान होता है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का होल स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर का मान 169 है, स्क्वायर हटाएंगे रूट अंडर चढ़ाएंगे, ए का मान आ जाएगा 13, मतलब भुजा आ गया इसका 13। पूछा उसकी परिमाप, सबको पता है जो परिमाप होता है वह क्या होता है? 4 गुने भुजा, तो 4 गुने 13 मतलब 52। करेक्ट आंसर है 4। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जड़ ये रहा आपके सामने। लिखा गया है 24 घंटे के प्रारूप में 9:25 पीएम में क्या है? मतलब घड़ी जो है 24 घंटा वाला होना चाहिए, तो जब 24 घंटा वाला घड़ी होता है तो उसको में एम पीएम नहीं होता है। यहाँ पे 9:25 पीएम लिखा गया, तो पीएम का मतलब होता है रात, 9:25 रात। तो जब पीएम रहेगा तो 12 में उतना जोड़ दीजिए, 24 वाला। अब देखिए डियर अगला प्रश्न 33 लिखा गया है 24 घंटे के प्रारूप में 9:25 पीएम क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो पीएम होता है ना वो निकालने के लिए 12 में जोड़ दिया जाता है। एम सेम टू सेम होता है, रात के 12 बजे, जैसे रात के 12 बजेगा तो एम में कन्वर्ट हो जाता है, तो 1 2 3 4 ये सब एम जाता है, तो सिंपल में 1 2 3 4 एम। जब दिन के 12 बजता है तो फिर पीएम हो जाता है, तो पीएम में 24 घंटा वाला घड़ी 12 घंटा वाला रहेगा तो पीएम बोलिएगा, दिन के 12 बजेगा तो, और 24 घंटा वाला रहेगा तो उसको हम 13 बोलते हैं। तो 12, 1 बजेगा तो 13, 2 बजेगा तो 14, यानी कि रात के 9 बज रहा है, तो 12 में 9 जोड़ देना है, 12 9 21 25। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। जब पीएम रहेगा ना, सीधा समझिए, जब पीएम रहेगा तो 12 में जोड़ दीजिए, उतना 24 घंटा वाला घड़ी में बजेगा वो। एम रहेगा तो छोड़ देंगे उसको, उतना ही रह जाएगा। नेक्स्ट तो अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने 34 में बताना है संख्या 12.6543 में अंक 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो अंक 6 का स्थानीय मान निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा 6 और ये बांटा दीजिए। दशमलव के कितना अंक बाद 6 आ गया है? तो दशमलव के 1 अंक बाद 6 है, दशमलव के बाद 1 अंक पड़ता है, तो 1 पे 1 जीरो देते हैं। दशमलव वाला को ऐसे स्थानीय मान निकाला जाता है। अगर हमको 4 का स्थानीय मान निकालना होता तो 4 लिखते बाटा, दशमलव के बाद कितना अंक हुआ? 1 2 3, तो 1 पर 3 जीरो देते,
इस प्रकार से दशमलव का स्थानीय मान निकालते हैं तो 6/10 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 35 में लिखा गया है कि 2 मीटर लंबाई तथा 50 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल। तो आप फटाफट ऐसे सोच लीजिएगा कि यह आयत हुआ, यह 2 मीटर हुआ लंबाई, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई हुआ, 50 दूना 100, 100 तो कहीं पे नहीं है, इनमें से कोई नहीं, जो कि गलत हो जाएगा। ध्यान से अगर देखिएगा तो यह 2 मीटर दिया गया और यह 50 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं L गुने बी करते हैं, तो तब हम L गुने बी करेंगे जब इसका ये जो मीटर और सेंटीमीटर है ये समान होना चाहिए। या तो सबको मीटर में कन्वर्ट कीजिए या सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो अगर हम लेंथ को 2 मीटर लिखते हैं तो ब्रेथ 50 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह मीटर में आ जाएगा। काटिएगा तो यह 2 बार में कटेगा, 2 से 2 गायब हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। उम्मीद है बात समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत ना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा गया है वह आरेख चुनिए, आरेख मतलब डायग्राम, जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। सोना है, कार्बन है, धातु है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो सोना होता है वह क्या होता है। सोना एक धातु है और कार्बन जो है यह क्या है, अधातु है। कार्बन क्या है, एक अधातु है। तो डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, यदि यह 12 वाला फिगर को हम धातु मान ले, 12 वाला फिगर को हम धातु मान ले, तो धातु के अंदर सोना आएगा, क्योंकि सोना एक धातु है। तो इसके अंदर आ जाएगा सोना, गोल्ड वाला सोना। और अधातु इसके अंदर तो नहीं आ सकता, इसके आसपास ही होगा, लेकिन सटना नहीं चाहिए, क्योंकि धातु और अधातु अलग होगा। तो इसके बगल में हो जाएगा कार्बन, जो कि यह अधातु है। तो जो डायग्राम बनना चाहिए वह इस प्रकार से बनना चाहिए, ऐसे। तो देखते हैं कि किस ऑप्शन में यह दिया गया है। आगे जब ऑप्शन चेक कीजिएगा तो यह दिया गया ऑप्शन 4 में, यानी कि सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। उम्मीद है बात समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत ना होगा। ये साइंस का वर्ड है तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप बना पाएंगे, अन्यथा फंस जाएंगे। प्रश्न संख्या 37 में क्या दिया गया है कि सचिन और अंजलि शाम को एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। शाम को खड़ा है। अगर अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी तो सचिन किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। अब देखिए, ऐसा आप सोचिए कि यहां पे ये सचिन है, ठीक ना, ये सचिन है, और ये मान लेते हैं कि अंजलि, यह आमने सामने खड़ा है। ये हम अंजलि बना दिए, यह जो है आमने सामने खड़ा है, ठीक। अब हमको नहीं बनाना था बढ़िया फिगर, लेकिन बना दिए फिर भी। आमने सामने, ये इधर खड़ा रहेगा, ये इधर देखेगा, यही बात। ये सचिन का लेफ्ट हुआ और ये सचिन का राइट हुआ। पूछा है कि अगर अंजलि की छाया सचिन के बाईं ओर, मतलब इसकी छाया यहाँ पे इधर पड़ना चाहिए, इधर इसका छाया पड़ेगा, तो बताना है कि सचिन किस दिशा में खड़ा है। आप अपना मन से सोचिए कि शाम के समय रहेगा तो सूरज पूरब से उगता है तो दक्षिण होते हुए पश्चिम की ओर जाता है। तो जब दक्षिण की ओर सूरज रहेगा तो आप इधर खड़ा अगर सचिन है तो उधर से, इधर सामने में अंजलि है तो अंजलि पे अगर प्रकाश पड़ेगा हमको ही पड़ेगा, तो अंजलि का जो बनेगा छाया वह इधर बनेगा, जो कि मेरे लेफ्ट साइड कहलाएगा। अब मेरा जो छाया बनेगा वो अंजलि के राइट साइड कहलाएगा। तो मेरे लेफ्ट में अंजलि का छाया है, इसका यह मतलब हुआ कि हम जो है वह पश्चिम खड़ा है, किस दिशा मुंह करके, पूरब की ओर मुंह करके, और अंजलि जो है वह पूरब में खड़ा है पश्चिम की ओर मुंह करके। पूछा है सचिन किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था, तो सचिन पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है। करेक्ट आंसर इज पूर्व। थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न है ये, ठीक ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 38 में क्या लिखा गया है। तो 38 में लिखा गया है, एक विशिष्ट कोड भाषा में टीयर्स को इतना लिखा जाता है, लंग्स को इतना लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में डांस को क्या लिखा जाएगा। ध्यान से अगर इस बात को आप देखेंगे तो टीयर देखिए, पी का 20, ई का 5, ए का 1, आर का 18 और एस का 19, सबका लेटर पोजीशन लिखा गया है। अब आंख बंद करके इसको भी आप वही सोचिए, एल का यह 12 लिखा गया है, यू का 21 है, एन का 14 है, जी का 7 है, एस का 19 है। डांस का लिखना है तो डी का 5 होता है, तो स्टार्टिंग 5 से होना चाहिए, गलत हो गया, गलत हो गया।
ए 1 होता है तो 5 के बाद 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज 3। हो गया, क्या करना है, 2 स्टेप बढ़ेंगे, ऑप्शन काटेंगे, डायरेक्ट सही आंसर आ जाएगा। अब आइए डियर अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39। घबराइए नहीं, अब प्रश्न समाप्त होने वाला है। 39 में दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा। तो ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं ना कि सी से हम फैसला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब लेटर सेम है। सब में दूसरा लेटर ए है, ए से भी फैसला नहीं होगा। तीसरा लेटर देखिएगा तो एन है, एन से भी फैसला नहीं होगा तीसरा लेटर से। चौथा लेटर पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे डी है, ई है, डी है, ओ है। सबसे पहले तो डी आना चाहिए। तो डी में अगर झगड़ा होगा तो ये डी ये बोलेगा और ये बोलेगा, तो ये दोनों बोलेगा हम आगे तो हम आगे, तो ऐसा नहीं होगा। डी से फैसला नहीं, अगला से। अगला आई है, अगला एल है। तो सबको पता है कि एल से पहले आई आता है, 1 नंबर में ही यह हो जाएगा और तब हो जाएगा 2 नंबर में ए, यानी कि ऑप्शन 4। तो ऑप्शन में दिया गया होगा, अच्छा आगे के ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो अगर ऑप्शन होता तो डायरेक्ट मार देते ये करेक्ट जवाब, ठीक ना, ऑप्शन कट गया है। अब लास्ट प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। क्या यह प्रश्न आपसे नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? प्रश्न में लिखा गया है दी गई आकृति श्रृंखला में कौन सी आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये काइट है, इस पे यहाँ कलर किया गया है। अब इस कलर को उड़ा दिया जाता है, शेडेड एरिया को। अब सिर्फ ये बच गया, वही बात आगे करेंगे, इसको उड़ा देंगे तो सिर्फ ये बचेगा ना, और ये ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। तो बताइए क्या आपको मैथ्स और रीजनिंग 40 प्रश्न करने में कितना समय लगा? ऐसा कोई पार्ट है जहां पे आपको समझ में नहीं आया, किसी भी प्रकार की दिक्कत है माय डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज कमेंट में बता दीजिए, या मोबाइल नंबर मेरा आपके पास होगा, बहुत सारी वीडियो में दे चुके हैं, इस वीडियो में भी दिए हैं, वहां पे आप मैसेज कर दीजिएगा किसी भी प्रकार की समस्या के लिए। हाँ, वीडियो अच्छा लगा है, पढ़ाई से सीखे हैं, लाभकारी है, हमको पता है कि आप इतना कर लीजिएगा, आपके लिए सफिशिएंट इतना ही से मैथ रीजनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा और आ जाएगा आपके एग्जाम में। कंसेप्ट ऐसा ऐसा बताए हैं, आपको इतना करना जरूरी है। तो अच्छा तो लगना ही चाहिए, अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर, रुकना नहीं चाहिए, अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, एक बार स्टेटस लगा लीजिए भगवान के नाम पे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।